आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज मुर्दैया आत्मकथा का पार्ट 5 लेकर प्रस्तुत हुई है। इस पार्ट 5 में भूतनिया नागिन जो टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे, जो तुलसीराम जो हैं, डॉक्टर तुलसीराम, उन्होंने लिखा है। ये यूनिट 10 नेट जेआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और तब तक जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑल पे जाके क्लिक नहीं किया है, तो वो जल्दी से कर देंगे, जिससे सारी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भूतनिया नागिन जो पार्ट 5 है। जैसा कि हमारे गांव में एक नट परिवार रहता था जिसके मुखिया सोफी थे। नट परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था सोफी। यह नट परिवार इस्लाम धर्म को मानता था, किंतु कभी वे नमाज आदि नहीं पढ़ते थे। उनका रहन सहन सब कुछ हिंदुओं जैसा था। यह परिवार सही मानों में धर्मनिरपेक्षता की एक ज्वलंत मिसाल था। सोफी की बड़ी बेटी ललती, जिसे समस्त ग्राम मीड़वासी नटिनिया के नाम से पुकारते थे, वह मुझसे अंग्रेजी सीखने के लिए अति उत्सुक हो गई। वह पूर्ण रूपेण अनपढ़ थी, किंतु अंग्रेजी के विचित्र बोल ने उसे बेहद प्रभावित कर दिया। नटनिया नटनिया अप्रतिम मोहक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल नर्तकी भी थी, मतलब डांसर भी थी। उन दिनों दिन भर मजदूरी करने के बाद दलित प्राय विभिन्न गांवों में ढोल की थाप पर लोक गायन के साथ अपनी थकान मिटाया करते थे। ढोल चाहे किसी गांव में बजे, उसकी धुनी सुनते ही नटनिया जहां भी हो थिरकना शुरू कर देती थी। नाचना किसी से सीखा नहीं था, किंतु उसे देखते ही ऐसा लगता था कि मानो वह नाचते ही पैदा हुई है। मानो कि वह नाचने के लिए ही पैदा हुई थी। उसके अंग प्रत्यंग नृत्य कला के कलपुर्जे जैसे लगते थे। यहाँ तक कि संध्या होते ही मुर्दैया में चढ़कर लौटी गाय भैंसों की बाव बाव वाली धुन पर भी वह नृत्य की दो चार छलांगे लगा देती थी। हम जब मुर्दैया पर गोरू चराने जाते, नटनिया अपनी झोपड़ी से निकलकर हमारे बीच आ जाती और सबके साथ लखनी, ओल्हा पाती तथा चिड़िया चिल्होर आदि सारे खेल खेलती। इन सब के अंत में हम प्राय हमेशा अपनी गोरू हाँकते वाली लठियों को किसी मेड़ या झाड़ी में ओट गाकर दो सूखी लकड़ियों से लाठी पर नगाड़े की तरह बजाना शुरू कर देते थे, जिसके साथ ही शुरू हो जाती थी नटनिया की अनोखी नृत्य कलाएं। शायद दुनिया की वह पहली नर्तकी थी जो मेरे जैसे नौसखिए लटवा दुखों की लक्कड़ ध्वनि पर किसी शमशान में यूं ही नाचने लगती थी। कालांतर में नृत्य कला में उसकी स्वाभाविकता सहजता ने उसे बदनामी का शिकार बना दिया। मैं जब भी शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दैया से गुजरता, वह झोपड़ी से निकलकर रास्ते में अपने अखबार दोनों बाहों में समा जाने वाली किसी पेड़ के तने के जकड़ लेती और अपने मुंह से निरंतर कभी दाएं तो कभी बाएं घुमाते हुए मुझसे कहती, हुमू के अंग्रेजिया पढ़ाव रे बाबू, मिस हमको भी अंग्रेजी पढ़ा दे बाबू। वह ऐसा कहते हुए एकदम दीनहीन हो जाती। मैंने शुरू में उसे चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर कुछ अक्षर सिखाने की कोशिश की, किंतु उसे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। एक दिन वह आवा से निकला हुआ नया थपुआ थपुआ लेकर आई। उस समय घर की छवाई के लिए कुम्हार गांव में मिट्टी से थपुआ यानी टाइल पात कर आवा में आग से पका लेते थे। वह कहने लगी कि मैं दुधिया से थपुआ पर लिखकर पढ़ाऊं। मैं वैसा ही करने लगा। ABCD तो उसने पहले ही दिन रट लिया था, किंतु लिखना असंभव हो गया। मैं उसके हाथ में दुधिया पकड़वा कर लिखवाता था, किंतु जब वह उसे स्वयं लिखती तो उसका हाथ कांपने लगता। शीघ्र ही उसके कांपते हाथ नाचने की मुद्रा में आ जाते थे। मैं मेरी विकट शिष्या थी। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उसे लिखना नहीं सिखा पाई। अब वह इस बात पर जिद करने लगी कि वह अंग्रेजी बोलना सीख जाए। उसने मुझसे पहले अंग्रेजी अनुवाद पूछा। पिपरा पे गिधवा बैटल हौवे, मैंने उसका बताया। वल्वर्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री। यह वाक्य उसे इतना भाया कि उसने तुरंत रट लिया और यही वाक्य उसके जीवन का तकिया कलाम बन गया। जब भी मुझे देखती, वल्वर्स
आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री से यह मेरे स्वागत करती। इतना ही नहीं, वह किसी अन्य से भी बातें करती समय इन्हीं जुमलों को दोहराती रहती। किंतु सबसे मजेदार बात यह है कि जब भी वह उसे गिद्धों वाले पीपल जो उनकी झोपड़ी में मुश्किल से 100 कदम दूर था के पास होती, जोर जोर से चिल्लाकर कहती, वल्वर्स आर सिटिंग ऑन पीपल ट्री। नटनिया का की विचित्र बोली शैली में बोले जाने वाले इस वाक्य ने शीघ्र ही गांव में कौतूहल के साथ कोहराम मचा दिया। मेरे घर वाले मुझसे कहने लगे, इत बढ़िया निकरी गई, अर्थात यह आवारा हो गया। मेरे लिए एक नई मुश्किल थी। वह हमेशा अपनी स्वाभाविक मुद्रा से किसी पेड़ को अंकवार में भरकर दाएं बाएं मुझे फेरती रहती, मेरा रास्ता रोक लेती और आगे कुछ और सिखाने की विनती करती। मैंने उसे अनेक छोटे छोटे वाक्य वाला अनुवाद सिखाए, किंतु गिद्धों वाला वाक्य उस पीपल पेड़ से उतरकर उसके मस्तिष्क में हमेशा के लिए छा गया था। बाद में वह उसी को दोहराती। उसकी के द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले इस वाक्य ने मुझे दलित बस्ती का सबसे बड़ा आवारा बना दिया था। उस समय मैं अभी 7वीं में ही पढ़ रहा था, फिर भी कोई मुझसे कुछ सीखना चाहता तो मैं उसे बहुत मानने लगता था, शिक्षा से तल्लीन हो जाता था। किंतु पारंपरिक ग्रामीण समाज में यदि दो बात कहीं बात करते हुए भी दिख जाए या लड़का लड़की बात करते हुए दिख जाए तो कल्पना की उड़ान उन तमाम अंधेरे गलियारों से होते हुए झाड़ जंगारों तक समा जाती थी। हमारे गांव में तो पूरा एक घना जंगल ही था, अतः ऐसी काल्पनिक उड़ानों के लिए यह एक स्वाभाविक रंगमंच था। कुल मिलाकर मैं अत्यंत तनावग्रस्त रहने लगा। इसी बीच एक दिन मैं स्कूल से शाम को वापस आ रहा था, अचानक देखा कि मुर्दैया के पास एक झाड़ी से होकर नटनियां चिल्लाते हुए बेतहाशा भाग रही थी। मुझे देखकर उसने सांप सांप चिल्लाया। तब तक वहां कुछ चरवाहे आ गए। मैं एक बच्चे से लाठी लेकर सांप के पीछे दौड़ा। वह बगल के धान के खेत में मेड़ के किनारे किनारे चलने लगा। खेत में पानी भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह पानी वाला सांप दौड़ा होगा, दौड़ा विशीन होता, इसलिए ग्रामीण बच्चे से नहीं डरते। मैंने घोड़ा के चक्कर में मेड़ से सटकर भागते हुए सांप को एक लाठी मारी। वह तुरंत खड़ा होकर बड़ा फल फैलाकर मेरी तरफ काटने के लिए मुड़ा। मैं थरथराते हुए लाठी से बगल से प्रहार करके सांप को पानी में गिराकर अंधाधुंध लाठी चलाता रहा। अनगिनत लाठी मारने पर जब थक कर चूर हो गया तो देखा कि सांप अभी भी पूंछ हिला रहा था। सॉरी। उसके पेट में लाठी डालकर सांप को बाहर जमीन पर फेंका। अन्य चरवाहों ने उसको मुंह को कुचल कर पिघला कर दिया, उसे खूब मारा। फिर सारे चरवाहे कहने लगे, यह तो बड़ा पुराना गेहुअन सांप है, उसकी पूंछ झड़ गई है, इसलिए यह 100 साल पुराना है। वास्तव में हमारे गांव में पूंछ झड़े सांप के बारे में ऐसा ही अंधविश्वास था। हमारे गांव वाले यह भी विश्वास करते कि यदि मंगलवार को किसी को कोई सांप काट ले तो वह जहर नहीं चढ़ेगा। इस अंधविश्वास के कारण लोग पानी वाले विषीण सांप ढोढ़ला को पकड़ पकड़ कर उसे अपने को कटवाने की कोशिश करते रहते थे। इसी कोशिश के चलते मैं स्वयं पानी से भागते 1-2 फीट लंबे ढोलके के बच्चे को पूंछ की तरफ से पकड़कर एक खास अंदाज से जमीन पर पटक कर मार डालता था। किंतु ये सांप कभी काटते नहीं थे, इसलिए सांपों से मेरा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा था। मेरे गांव के कई लोग ढोढ़े को मेरी ही तरह पानी से पकड़कर जमीन पर पटका करते थे, किंतु उस दिन जो सांप मारा वह वास्तव में जहरीला गेहुअन ही था। उसे मानते समय डरकर मैं दादी द्वारा बताए गए मंत्र जैसे राम जमेदर जय राम जमेदर को भी दोहराता जा रहा था। मेरे सांप को ही छोड़कर हम अपनी दलित बस्ती में आ गए। मरे सांप को ही छोड़कर हम दलित बस्ती में आ गए। कुछ देर बाद सांप मारने की कहानी तेजी से बस्ती में फैल गई। लोग कहने लगे कि मैं बुढ़ैया का बहुत पुराना भूत था, इसलिए उसकी पूंछ झड़ गई थी। मेरे गुस्सैल नगर चाचा कहने लगे, भूत नाग के रूप में घूमते हैं और उन्हें कोई मार दे तो भूतनी नागिन बनकर मारने वाले को फोटो खींचकर अपनी आंखों में बसा लेती है और वह 12 वर्ष तक बदला लेने के लिए घूमती रहती है। वे गालियां बरसाते हुए कहने लगे कि भूतनी नागिन कभी न कभी जरूर बदला लेगी। पूरी बस्ती में नागिन की ऐसी ही चर्चा होने लगी। मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि घर वाले कहने लगे कि नटनिया के चलते इसने नाग को मारा है। इस बीच गांव में विचित्र महिला सोमरिया ने रहट्टा जलाकर उसे मरे गेहुअन को एक मोटे डंडे से लटकाकर उसका एक हांडला तेल निकाला। गांव में किसी को कैसा भी फोड़ा हो उस पर
सांप का तेल लगा देने से शीघ्र ही ठीक हो जाता है। इसलिए प्राय लोग मरे सांप का तेल घर में रखते थे। चूंकि मैंने सांप को मुर्दैया पर माता, इसलिए अफवाह तथा अंधविश्वासों का बाजार काफी गर्म हो जाता था। इसलिए नागिनों की बदला लेने वाली कला से नग्गा चाचा इतना आतंकित हो गए कि मुझे घर के दालान में अन्य लोगों के साथ सोने से मना कर दिया। उनका विश्वास था कि नागिन बदला जरूर लेगी। इस प्रकार में मेरे साथ नटनिया भी नाहक में नग्गा चाचा की भद्दी भद्दी गालियों का शिकार होती रही। हमारे घर के अंदर एक ऐसा कमरा था जिसमें भैया भैंस बंधी जाती थी। इसे भैंस उर कहते थे। मीस भैंस के रहने का कमरा था। ऐसा ही एक बड़ा कमरा बैलों के बांधने का होता था जिसे बरदुल कहते थे। अंतत गोतवा भैंस वाले कमरे में मेरी चारपाई लगा दी गई। वास्तविकता यही थी, कमरा छोटा था। बंधी हुई भैंस के पास मुलसी चारपाई अटी थी। मैं वहीं सोने लगा। भैंस अक्सर मच्छरों से बचने के लिए अपने पूंछ को हिलाते हुए कभी कभी मेरे ऊपर मार देती थी। अचानक यही सोचकर भयंकरात हो जाता था कि नागिन बदला देने आ गई। डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, किंतु मैं चिल्ला भी नहीं सकता था। मेरे जीवन का यह एक अनोखा दौर था। यह वही भैंस थी जिसकी पीठ पर चलकर मैं मुर्दैया जाया करता था। वह किसी मानव की उपेक्षा मुझसे ज्यादा घुली मिली रहती थी। सवेरा होते ही वह प्रायः चारपाई से बाहर लटकी मेरी वहां को फूं फूं करके चाटने लगती थी। संभवतः मुझे जगाने की उसकी यही अंदाज था। इस संबंध में याद आती है तरवा गांव की मेरी चचेरी मामी धनवंती, जो मेरी चचेरी मामी लगती थी, कजन मामी लगती थी। धनवंती में उसके बेटे लखन का गौना हो गया था, किंतु उसकी पत्नी मोटी थी, इसलिए वह उसे विदा कराने नहीं जाता था। धनवंती मामी उसे यह कहते हुए हमेशा कोसती रहती, भैंस जैसन ये कर्म हारूद नहर में पड़ल हो और यहर और ओहर लोहड़वा वानी के घुमेला। संभवतः धनवंती मौसी की पतोह से बेहतर थी। मामी की धनवंती मामी की पतोह से बेहतर थी मेरी वह शासाक भैंस। इस प्रक्रिया में नागिन की कहानी ने मुझे घोर अंधविश्वासी बना दिया था। स्कूल के संस्कृत पंडित जी के कहने पर शेरपुर कुटी पर लगे एक मेले में मैंने 4 आने की एक छोटी सी गीता खरीदी। रोज सुबह मैं भैंसुर से उठने के बाद गीता के 5 श्लोक पढ़ता था और आश्वस्त हो जाता कि अब नागिन पास नहीं भटकेगी। यहाँ तक कि इसके बाद में जब भी मुर्दैया पर गोरू चराने जाता, गीता हमेशा साथ रहती थी। इस तरह मैंने घर में हमेशा के लिए भागने से पूर्व 3 साल से भी ज्यादा का समय उसी भैंसुर में गीता पढ़ पढ़ कर बिताया। शायद दुनिया की वह पहली भैंस थी जो इतने लंबे तक मुझसे गीता का प्रवचन सुनती रही। ये कैसी विचित्र कहानी थी जो सौंदर्य मोहिनी नटनिया से शुरू होकर भूतनिया नागिन से होते हुए भैंस के तबेले में जा गिरी। गांव वाले ठीक ही कहते थे, करिया अक्षर भैंस बराबर। इतना ही नहीं, आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि 400 साल पहले जब शेक्सपियर ने अपना विश्वविख्यात दुखान नाटक एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लिखा था, तो शायद उसे मेरे ही गांव वाले जैसे लोग ने नागिन की प्रेरणा मिली होगी। मेरे जैसे गांव वाले लोगों से ही नागिन की प्रेरणा मिली होगी। अन्यथा एंटोनी द्वारा अपनी ही तलवार से आत्महत्या के बाद उसकी चहेती मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा किसी सपेरे की नागिन से अपने को डसवा कर क्यों मरती। इस प्रकरण के दौरान हमारे पिसित चौधरी सोमत चाचा बुरी तरह बीमार पड़ गए। यद्यपि शरीर में वे बहुत हष्ट थे, किंतु काफी दिनों से कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गए थे। दवा के नाम पर गांव के पोहारी बाबा अग्यारी से बनी राख प्रसाद के रूप में देते और उसी को चौधरी चाचा खाते तथा शरीर पर मलवाते। उनके हाथ पांव की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होकर सड़ने लगी थी। वे मुझसे हमेशा अपनी पीठ खुजलवाने के लिए कहते, मैं जब भी उनकी पीठ अपने नाखून से खुजाता उनकी खरोच में साफ साफ निशान बन जाते। उनका फायदा उठाकर मैं उनकी पीठ पर गणित के लघुत्तम तथा महत्तम जैसे सवाल हल करने लगता। गणित के इन अंकों को नाखूनों द्वारा लिखावट के कारण पीठ खुजलाने की गति धीमी हो जाती, जिससे चिढ़कर वे मुझे गरियाने लगते, मीस गाली देने लगते थे। अतः इन सवालों को अधूरा छोड़कर मैं पुनः जोर जोर से पीठ खुजलाने लगता। इस प्रक्रिया में हल किया हुआ गणितांश एकदम मिट जाता। उनके बार बार चिढ़कर गरियाने के बावजूद मैं लगभग रोज ही उनकी पीठ को शामपट बना लेता था। सन 1961 के जाड़ों में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। चबड़िया माई तथा भूतों की पूजा आदि उनकी बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। हमारे वही दोनों
में लगा दी थी, हमारे वही दोनों में लगा दी थी। उनके द्वारा एक रहस्यमयी शक्ति चौधरी चाचा को जिंदा रखने में लगा दी थी। उनके द्वारा एक रहस्यमयी अनुष्ठान आधी रात को किया गया। हमारे घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना नीम का पेड़ था। बरसात के दिनों में इस पेड़ के कोटड़े में ताड़ी की तरह श्वेत पदार्थ निकला करता था, जिसे वह अत्यंत रहस्यमयी बना दिया था। हमारे घर में मुर्गे पाले जाते थे। उनके रहने के लिए अभी नीम के पेड़ पर एक छिटनिया बांध दिया गया था, जिस पर शाम होते ही वह उड़कर बैठ जाते थे और सारी रात वहीं बिताते थे। वही मुर्गे हमारे दलित बस्ती में अलार्म घड़ी का काम करते थे। ऐसी नीम के पेड़ के नीचे ओझा का अपने कानों में उंगली डालकर देवी माँ का सस्वर गुणगान करते थे तथा छोटा सा गोल चक्कर लगाते हुए खूब हिचकने लगते थे। इस दौरान एक बलि का बकरा भी घुमाया जाने लगा। इस प्रक्रिया के 7 बार पूरा होने के बाद इन तांत्रिकों ने जोर से खून खून चिल्लाया और शीघ्र ही नग्गा चाचा के बड़े बेटे बल्ली भैया ने गड़ासे से एक ही बार में से घुमाए जा रहे बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बलि प्रक्रिया में गड़ासे का वार और बकरे की मरण ध्वनि के मेल ने अजीब सी खचक उत्पन्न कर दी, जिसमें नीम पर बैठे मुर्गे यकायक घबरा कर फड़फड़ा उठे। मैं हाथ में लालटेन लिए हुए ये सब दृश्य देखकर उतना ही घबराया हुआ था जितना कि नीम पर बैठे मुर्गे। इस बलि का भी चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। बगल के गांव तड़वा के प्रभु चौबे यज्ञ कराने के लिए बहुत प्रसिद्ध। इन्होंने हमारे घर वालों से सुझाव दिया कि चौधरी को जान बचानी तो शंकर भगवान की मूर्ति पर 1101 कमल का फूल चढ़ाकर लगातार 9 दिन तक गायत्री जाप कराया जाए। साथ ही 9वें दिन 501 ब्राह्मणों का भोज दिया जाए। उनकी बात मान ली गई। पिताजी तथा चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया उनकी गंभीर वन के ताल से गिनकर 1101 फूल तोड़कर बहंगी में लटका कर लाए। चौबे जी ने कड़ा आदेश दिया था कि कमल के फूलों को अपने सिर पर रखकर हरगिज नहीं लाना, क्योंकि किसी के सिर पर पहले चढ़ा फूल शिव के सिर पर कैसे चढ़ा जाएगा। कमल के फूलों को कि प्रभु चौबे ने अपने छोटे भाई शंभू की मदद से एक एक करके शिव मूर्ति पर चढ़ाए। इसके बाद उसी बाबा हरिहर दास ने कुटी वाले शिव मंदिर में रोज सुबह व शाम गायत्री जाप करते तथा दिन भर व्रत रहते। शाम के समय उन्हें वही सिद्धा पहुंचाया जाता, जिससे वे अपने हाथों से अहरा लगाकर पकाते और खाते। सिद्धा में आटा, दाल, चावल तथा आलू आदि रोज मैं ही पहुंचाने जाता था। गायत्री जाप के प्रति ये दोनों पुरोहित भाई बेहद समर्पित व्यक्ति थे। विशेष रूप से प्रभु चौबे अत्यंत शराफत से बात करते थे तथा उन्हें कभी क्रोधित होते नहीं देखा गया था। वे कर्मकांड अवश्य थे, किंतु वे उनका व्यवहार में सामाजिक तिरस्कार की भावना बिल्कुल नहीं थी। गायत्री जाप का उनका तरीका बड़ा विचित्र था। प्रभु चौबे ने शुरू में ही कह दिया था कि वह जाप जब भी शुरू होगा वह लगातार 101 बार चलता रहेगा। उन्होंने इसकी गिनती के लिए एक परई में 100 जौ के 101 दाने गिनकर रख लिए थे तथा साथ ही वे एक खाली परई भी रखते थे। हर गायत्री मंत्र को पूरा होने पर जैसे कि एक दाने को खाली परई में डालते जाते, इस तरह उनके द्वारा गायत्री जाप का अभियान पूरा होता था। इसी प्रक्रिया में दिन भर जाप चलता रहता था। वे शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ठीक सामने दालान में चटाई बिछाकर बैठ जाते और सस्वर वैदिक विद्या से मंत्रोच्चारण करते रहते थे। मैं जब भी सिद्धा लेकर जाता था मुझे काफी देर तक मंत्र अवधि समाप्त होने तक का इंतजार करना पड़ता था, जिस कारण मैं मंदिर के बाहर खड़ा खड़ा मन ही मन उसके द्वारा उच्चरित मंत्रों को दोहराता रहता। इसके परिणाम यही हुआ कि गायत्री मंत्र का यह श्लोक मेरी जबान पर पूरी तरह समा गया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं घर वापस आकर ये श्लोक दोहराता रहता था। घर वालों को बताता कि प्रभु चौबे इसका जाप करते हैं। मैं मेरे द्वारा मंत्र के उच्चारण से घर वाले हैरत में जरूर पड़ जाते थे, किंतु दादी कहती भवनन के नकल मत कर तो फे पाप पड़ेगी। दादी की इन बातों से मेरे मन में बड़ा डर पैदा हो जाता था। गायत्री जाप के 9वें दिन 501 ब्राह्मणों की दावत उसी मंदिर पर होनी थी। प्रभु चौबे पहले ही से कह रखे थे दावत के बाद हर ब्राह्मण को दक्षिणा में कम से कम 1 पैसा लाक्षणिक के रूप में अवश्य दिया जाना चाहिए। अतः मुझे जब भी दुकान या बाजार भेजा जाता है, कन्नी, द्वन्नी या चवन्नी वाले सिक्कों को मैं दुकानदारों को देकर फुटकर में तांबे वाले 1-1 पैसा मांगता। यही बड़ा वाला 1 पैसा डब्बल कहलाता था। इस तरह हमने उन 9 दिनों के अंदर 501 डब्बल इकट्ठा
किया था। गायत्री जाप के दौरान घर का कोई अन्य व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था, किंतु ब्राह्मण भोज के दिन वहां सबको रहना था। भोज में पूड़ी, आलू कोहड़े की सब्जी, लड्डू तथा दही का इंतजाम किया गया था। सारा भोज पदार्थ मंदिर पर एक हलवाई ने तैयार किया था। हमारे गांव के आसपास के दर्जनों गांव के ब्राह्मणों को घर वालों ने हाथ जोड़ जोड़ कर भोज में आने का निमंत्रण दिया था। क्योंकि हमारे चौधरी चाचा का हमारे गांव में बड़ी इज्जत थी, इसलिए सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण उस भोज में आए थे। हमारे गांव के ब्राह्मणों को तो जाना नहीं होता तथा अर्थात हर घर से सभी सदस्यों को निमंत्रण था। कुल मिलाकर 501 से ज्यादा ही ब्राह्मण भोज में आए थे। जिस दिन ये भोज था उस दिन घर में उत्सव सा माहौल था। शादी विवाह जैसे अवसरों वाली खुशी छाई हुई थी। परिवार के सभी लोग नहा धोकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। अचानक नग्गर चाचा ने आदेश दिया कि मुझे छोड़कर अन्य सभी लोग मंदिर जाएंगे। ऐसा सुनकर मैं थराथाई सा हो गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। घर के सभी लोग मंदिर की तरफ चल पड़े और उन्हें जो जाते देखता रहा। बात समझ में आ गई। हकीकत यह थी कि वह अपशगुन था, इसलिए मुझे घर पर रोक लिया गया। सबके मंदिर चले जाने के बाद मैं अपने घर के सामने वाली पंचायत कुएं की जगह पर लेटे लेटे उसी गायत्री मंत्र का पाठ मन ही मन तब तक करता रहा जब तक कि देर रात गए सभी लोग ब्राह्मण भोज से वापस नहीं आ गए। घर वालों से ही पता चला कि भोज के बाद ब्राह्मणों ने चौधरी चाचा की बहुत जयकार की थी तथा प्रभु चौबे ने पूछा था कि सिद्धो पचाने वाला लड़का आज क्यों नहीं आया। अंततः गायत्री जाप तथा ब्राह्मण भोज में चौधरी चाचा की बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ा। जाहिर है सब अंधविश्वासों का खेल था। शीघ्र हफ्ते भर के अंदर चौधरी चाचा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का समाचार चारों तरफ गांव में फैल गया। सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे घर पर इकट्ठा हो गए। घर की औरतों ने बेतहाशा विलाप करते हुए चौधराइन चाची की चूड़ियां लोड़े से मारकर फोड़ दी। चूड़ियां फोड़ना भविष्य का एकाकी जीवन का प्रतीक था। इकट्ठा हुए लोग चौधरी चाचा का गुणगान कर रहे थे। 12 घर के चौधरी होने के कारण उनकी नायक भूमिका निश्चित रूप से बेजोड़ थी। वे बेहद निष्पक्ष होकर फैसला सुनाते थे। एक बार दलित बस्ती का कोतवाल नामक दलित अपनी झोपड़ी के ब्राह्मण द्वारा जला देने की गुहार लेकर दौड़ता हुआ हमारे घर आया। चौधरी चाचा ने सभी दलितों को आदेश दिया कि तुरंत उन ब्राह्मणों पर हमला बोल दिया जाए। हमारे घर के सभी लोगों को लाठियां लेकर दौड़ पड़े। बस्ती की औरतें अपना ही वही पुराना हथियार, गाय बलों की पसलियां तथा बियाना की हांडियां आदि लेकर जंग के लिए निकल पड़ी। उस दिन बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता था। ब्राह्मण बहुत डरते थे। वे फिर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि उन्होंने कोतवाल की झोपड़ी नहीं जलाई। बस इसी बीच कोतवाल के पड़ोसी ने बता दिया कि कोतवाल को अपने जमींदार से मजदूरी को लेकर गाली गलौज हुआ था, किंतु उसकी झोपड़ी ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि उसने स्वयं जलाकर ब्राह्मणों को बदला लेना चाहा था। इस सत्य के रहस्य खुलते ही चौधरी चाचा आग बबूला हो गए। तो उन्होंने गांव भर से माफी मांगी तथा कोतवाल को खुजाती करने का आदेश दिया था। ऐसी थी चौधरी चाचा की न्यायप्रियता। उनके ही कहने पर हमारे घर में हमेशा एक नया कांसे का लोटा, पीतल की बाल्टी तरह डोर अलग सुरक्षित रखी जाती, ताकि यदि कोई सवड़ प्यासा बस्ती में आ जाए तो वह कुएं से स्वयं पानी निकाल कर पी सके। घर में 2-4 मिट्टी की हंडियां भी हमेशा रखी जाती, ताकि देर रात का कोई सवड़ अपनी यात्रा रोक कर बाहर खाना पका कर खा सके और रात में घर पर ही सो जावे। इतना ही नहीं, जब कोई अजनबी व्यक्ति अंधेरा होने पर बस्ती से गुजरता, चौधरी चाचा तुरंत उससे कहते यदि दूर जाना तो रात में रुक जाए। ऐसे व्यक्ति को कई बार गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए घर वालों के साथ भेज देते थे, ताकि रात के अंधेरे में कोई चोर बदमाश हानि ना पहुंचा सके। इन सब बातों को लेकर चौधरी चाचा की बहुत मान्यता थी। यही कारण कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग उनकी मृत्यु पर हमारे घर इकट्ठा हो गए थे। चौधरी चाचा गुरुमुख नहीं थे, इसलिए शिवनारायण पंथ वाला कोई कर्मकांड उनके साथ नहीं जुड़ा था। कोई गाजा बाजा भी नहीं हुआ था, किंतु वह बड़हलगंज वाला बंकिया डोम अपना युद्धोन्मादी सिंधा लेकर आ धमका था। वह बेहद तीव्र ध्वनि के साथ सिंगा बजा रहा था। सिंगा बजाकर उस समय बजाते समय उसका रौद्र रूप देखने में ऐसा लगता था कि मानो वह स्वर्ग का फाटक खोलने के लिए देवराज इंद्र को फरमान जारी कर रहा है। जाहिर है कुछ दिन पूर्व बंकिया किया डोम मंदिर पर संपन्न ब्रह्म भोज में भी आया तो तृप्त होकर सिंगा बजाते
वापस गया था, किंतु चौधरी चाचा की मृत्यु के दिन वह निस्वार्थ भाव से रणभेड़ी बजा रहा था। उसे उस दिन खाने की परवाह नहीं थी। गुरुमुख न होने के कारण चौधरी चाचा को दफनाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें गाजीपुर जिले में स्थित बहती गंगा में जल समाधि देने का निर्णय लिया गया। गाजीपुर की गंगा हमारे गांव से करीब 45 किलोमीटर दूर थी। हमारे उस पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव के कतिया पासी का इक्का बहुत मशहूर था, क्योंकि उसके घोड़ा बहुत फैतूनी था। ऐसे ही लोग कहते थे कि इलाके का कोई भी मनिंद मरता। एक मिनट। सॉरी बच्चों। यस। इलाके का कोई भी मानिंद मरता कंतिया पासी का घोड़ा लाश लेकर सरपट हो जाता, हमेशा तैयार रहता था। गंगा में जल समाधि का निर्णय से हमारी मुर्दैया एकदम उदास पड़ गई थी, क्योंकि उस दिन उधर कोई नहीं था। सारी भीड़ हमारे दरवाजे पर थी। इस गहमा गहमी के दौरान इक्के में नधा कंतिया पासी का घोड़ा हिनहिनाते हुए हमारे घर पर दाखिल हुआ। इक्के के पीछे चौधरी चाचा की लाश बांधी गई। जिस समय लाश बांधी जा रही थी, उस समय घर की औरतें बड़ी तेजी से चिल्ला पड़ी। विशेष रूप से चौधराइन चाची छाती पीट पीट कर रुदन गाय के लहजे में कह रहा उठी, हमारे रजवा के कहवा लहले जात हुआ हो घोड़ा वीराना इक्को के पीछे हिस्से में दोनों पहियों के पास बांस की कईन में लाल झाड़ियां फहराकर बांध दी गई थी। इन झंडियों से बदा इक्का महाभारत के रथ जैसा दिखाई देने लगा था। यकायक जोर का शोर मचा और चौधरी साहब को जैद तथा विलकती औरतों का कीर्तन के बीच बंकाया डोम का सिंगार चिंगाड़ उठा। देखते ही देखते कंतिया पानी ने घोड़े पर जोर का चाबुक लगाया। वह कंचिया पगडंडी पर पड़ी धूल उड़ाता हुआ गाजीपुर की गंगा की तरफ दौड़ पड़ा। नगद चाचा था चौधरी चाचा के बड़े बेटे रजई भैया लाश के साथ गए। उन्होंने गंगा के बीच धारा में एक नौका के माध्यम से लाश के साथ कुछ भारी भारी पत्थर बांधकर उसे डुबो दिया। उस समय गंगा में ऐसे ही जल समाधि दी जाती थी। अपनी तेज रफ्तार के कारण कंतिया पासी का इक्का लाश ढोने के लिए विख्यात हो गया। उसकी चाल से ही लग जाता था कि असली मुक्तिदाता गंगा नहीं बल्कि वह घोड़ा था। मृत्यु के तीसरे दिन के संस्कार को घाट नहाना कहते थे। उस दिन पुनः 12 गांव से सैकड़ों लोग ने पत्तू मिसिर के पोखर में नहाकर छटकिया नाई से सिर मुड़वाया जाता तथा घर आकर बहुरी खाया। 13वें दिन बहुत बड़ा मृत्यु भोज हुआ। इलाके के सैकड़ों लोग मृत्यु भोज में सिद्धा लेकर आए, अर्थात मृत्यु भोज में खर्चे होने वाला सारा राशन पानी पंचों ने उठाया था। उस दिन बंकिया डोम के साथ साथ इलाके के अनेक दफलची नया ढोल नगाड़े वाले घर पर जम घट लगाए हुए थे। कवि काजी नजरुल के शब्दों में आकाशे दमा बाजे वाली स्थिति थी। घंटों तक दफले नगाड़े बजते रहे। भोज के बाद इनकी ध्वनियां जो और तेज हो गई। वहां कोई नृत्य का दृश्य तो नहीं था, किंतु मैं बार बार सोच लेता कि नटनिया अपनी झोपड़ी में अवश्य थिरक रही होगी। इस तरह चौधरी चाचा की मृत्यु के साथ हमारे इलाके के दलित जीवन का एक अनोखा दौर समाप्त हो गया। इसके कुछ दिन बाद पास के ये गांव में गौना की बारात आई थी। बारात के साथ जो नौटंकी आई थी उसका मुख्य नचनिया ही दूल्हा था। वह रंगमंच पर साड़ी पहनकर नाचने लगा। इसके बाद गांव में एक अन्य लड़की से उसकी आंखें टकरा गई। वह रात के अंधेरे में बारात को वहीं छोड़कर उस लड़की को लेकर भाग गया। रात में ही घरातियों तथा बारातियों में मारपीट की नौबत आई। दूसरे दिन दोनों पक्षों पंचायत के लिए हमारे घर आए। चौधरी चाचा की बिना यह पहली पंचायत थी। मुन्नर चाचा ने फैसला सुनाया कि जो लड़की नचनिया दूल्हे के साथ भाग गई उसे उसके साथ रहने दिया जाए। गौना वाली लड़की की दूसरी शादी कर दी जाए, जिसका खर्च भगोड़ा पक्ष देगा। इसके तहत यह मामला
इस तरह यह मामला हल हुआ। इस घटना के बाद मठिया की एक अन्य लड़की श्यामा, जो हमारे घर ही स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, जो हमारे ही स्कूल में 7वें दर्जे में पढ़ती थी, कि शामत आ गई। लोग कहने लगे वह बाल खोल खोल कर स्कूल जाती है, बेशवा हो गई है, अतः उसकी पढ़ाई छुटा दी जाए। इस बीच हमारे घर में भी सभी एक विचित्र स्त्री पैदा हो गई। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती तो पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते। वे माँ को बहुत भद्दी भद्दी गालियां देने लगते थे। उनकी गालियों से ही पता चलता था कि मेरे नाना का सरजू था। वे हमेशा गाली में सरजुबा की बेटी का इस्तेमाल करते थे। माँ के चरित्र की शिकायत वे उसी गुस्सैल नगर चाचा से भी करते थे, किंतु नगर चाचा हमेशा पिताजी को बुरी तरह डांट देते थे और कहते थे उनका आरोप झूठा है। नगर चाचा के इस व्यवहार ने मुझे बड़ी राहत मिलती थी, किंतु पिताजी एकदम विक्षेपी हो गए थे। वे अक्सर माँ को फरुही में मारने दौड़ पड़ते थे। फरुही का इस्तेमाल खेत में क्यारी बनाने के लिए किया जाता है। वह फावड़े की तरह होती थी, जो लकड़ी के पट्टे से बनाई जाती थी। इसका बेंट लाठी की तरह लंबा होता था। धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में पिताजी के प्रति असीम घृणा उत्पन्न हो गई, नफरत होने लगी। मेरी इस घृणा का पराकाष्ठा शीघ्र पिताजी के प्रति हिंसा में बदल गया। सन 1961 में की जाड़ों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फरुही लेकर दौड़े। मैं वहीं खड़ा था। मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा। उन्होंने मुझे लटक कर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का थी, मैं कुछ देर तक चौधिया सा गया था। मुझे कुछ पल के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ऐसा लगा कि मानो अंधा सा हो गया। किंतु इस घटना का परिणाम यह हो कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही डराया। आगे चलकर पिताजी के प्रति मेरी घृणा विकराल रूप में लेती चली गई। उस समय स्कूल में कुछ नए कमरे बनाए जा रहे थे। स्कूल से थोड़ी दूर पर ईंट का भट्टा था, जहां ईंटें लाकर इमारत बनाई जा रही थी। मेरे पिताजी कहते कि स्कूल बनाना पुण्य का काम है, इसलिए वे अक्सर हरवाई बनकर उस भट्टे से सिर पर ईंटें लाद कर स्कूल में रख देते। वे मिट्टी का गारा भी बनाते। पूरा दिन उन्हीं कामों में बिना किसी मजदूरी के लगा देते थे। उनका ऐसा व्यवहार अत्यंत परोपकारी था, किंतु माँ के प्रकरणों से उत्पन्न घृणा से मेरे अंदर बढ़ती ही गई। उनका भट्टे से ईंट ढोना तथा गारा बनाना मुझे अपने लिए अपमानजनक भी लगता था, क्योंकि स्कूल से अधिकतर बच्चे उन्हें पहचानते थे। इस बात को लेकर पिताजी से भी मेरी खूब झड़प हो जाती थी। समय ज्यों ज्यों बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता चला गया। अगला साल 1962 के तीसरे चुनाव वाला साल था। उसकी दस्तक से उसकी इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई गई, मीन्स एग्जीबिशन लगा गई। इस बार के सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी। सन 1961 के नवंबर का महीना था। खूब जाड़ा लग रहा था। स्कूल के आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग फिल्म देखने आए थे। स्कूल के सामने मैदान में एक बड़े श्यामपट्ट की तरह सफेद पर्दा लगाया गया था, जिस तरह जनरेटर के माध्यम से फिल्म दिखाई गई थी। मैं उस भीड़ में काफी दूर बैठा था। जनरेटर की आवाज इतनी ज्यादा शोर मचाने वाली थी कि फिल्म का कोई डायलॉग समझ में नहीं आता था। हीरो हीरोइन के नाम भी किसी को मालूम नहीं, किंतु उस फिल्म का एक गाना सबकी जुबान पर छा गया। गाने की पहली लाइन थी, चोली तू सीना संभाल के ए दर्जी, जाना है कल ससुराल। फिल्म की थीम बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि रीलें बार बार कट जाती थी। अतः मुझे सिर्फ इतना ही समझ आया था कि अकाल के कारण एक कुम्हार का मिट्टी बर्तन बनाने का कारोबार खत्म हो गया था। किंतु कृष्ण भगवान की पूजा से तेज बारिश हुई और कुम्हार के घर खुशहाली वापस आ गई। चूंकि हमारे उस दूर के इलाके में पहली बार किसी फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, इसलिए उसकी चर्चा गांव गांव में होने लगी। शीघ्र ही इलाके के लफंगे जहां कहीं भी किसी युवती को देखते उक्त गाने को दोहराने लगते। इस बीच मेरे पिताजी गृह कलह से ऊब कर आसनसोल चले गए। वे वहां किसी कोयलरी में काम करने के लिए गए थे, किंतु मुश्किल से पराधीन रहने के बाद उन्हें मुदस्सर पांडे की हरवाई छोड़ देने का पाप सताने लगा। अतः अपनी अंधविश्वासी भ्रमत्या को पाप से बचने के लिए वे गांव वापस आ गए। अंधविश्वासों की कड़ी में हमारे घर की एक भाभी दुलरिया, जो पहलवानी सीखने वाले गोकुल भैया की पत्नी थी और जो बबूरा धनुवा गांव के पास वाली चमरोटी से ब्याह कर आई थी, एक तरह के मनोरोग से पीड़ित हो गई। उनका अक्सर पेट दर्द करता और वह तुरंत औषधि वाली भभूत मांगने लगती। उस समय पास के ही
चतुरपुरा नामक गांव में एक दलित औरत अजोती करती थी। उसे लोग चमेनिया के नाम से पुकारते थे। लगभग हर रोज ही वह भभूत लगाने को कहती। भभूत यानी अगियारी से बनी राख लाने का काम मुझे ही सौंपा जाता। वह चमेनिया की भभूत खाते ही कहने लगते कि पेट दर्द बंद हो गया। कुछ दिन तक मैं चमेनिया से भभूत लाकर उन्हें देता रहा, किंतु बाद मुझे एक खुराफात सूझी। मैं घर से शाम के समय भूत लेने निकलता और मुधैया के पास नटनिया की झोपड़ी की राख लेकर एक पलाश के पत्ते पे लपेट कर कुछ देर बाद घर वापस आ जाते। इस राख को भी खाकर वह कहती कि पेट दर्द ठीक हो गया। इसके बाद मैं अनगिनत बार भभूत मांगने पर उस भाभी को नटनिया की झोपड़ी से राख लाकर देता रहा और ठीक होती रही। कभी कभी तो मैं घर पर ही राख लेकर इधर उधर से घूमकर वापस आ जाता, जिसे खाकर वह ठीक हो जाती थी। वह कहती थी उनका पेट दर्द भूत प्रेत के कारण होता था। इस संदर्भ में मुझे याद आता कि 2500 साल पुराना भूता बुद्धा भिक्षु भी बीमार पड़ने पर पिग की बद्धे स्थल पर जाकर उसका कच्चा मांस खाता तथा खून पीकर कहता था कि उसकी बीमारी ठीक हो गई। उस भिक्षु के बारे में अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध को बताया था, जिसके बाद उन्होंने एक नियम बनाकर अनुमति दी थी कि भूते रूप से पीड़ित भिक्षु पिग के कच्चे मांस तथा खून का सेवन कर सकता है। इस घटना का उल्लेख विनय भटक के व सच्चे स्कंदक में किया गया। यद्यपि बुद्ध भूत बैताल आदि में विश्वास नहीं करते थे, किंतु मनोरोगियों को ठीक करने के लिए वे नियमों को लचीला बना देते थे। इन सब घटनाओं से पूर्व सन 1961 की गर्मियों में मैं स्वयं भूतों के संदर्भ से विभ्रम का शिकार हो गया था। उन दिनों गन्ने की फसल बोई जा रही थी। जैसा कि गन्ने का कोई जो गेहूं की तरह बीज नहीं होता, उसका डंठल का ही बोझ बांधकर एक दिन पहले पानी में डुबो दिया जाता, जिससे गन्ने के पोर जहां से अंकुर निकलते हैं मुलायम हो जाते थे। बोने से पहले गन्ने के 3-3 पोर वाले डंठल को गणासे से काटा जाता था। उसे पताड़ी कहते थे। 2 पताड़ियों के बीच के बिना पोर वाले हिस्सों को अंगुरी के रूप में जाना जाता था, जिसे बच्चे बड़े चाव से चूस जाते थे। उस समय गन्ने की बोबाई से कुछ दिन पूर्व खेतों में लेहड़ बैठाया जाता था। हमारे गांव में गड़ेरिया का एक परिवार था जो सैकड़ों की संख्या में भेड़ पालता था। गड़ेरिया परिवार को शुल्क लेकर बारी बारी से इन खेतों में रात के समय अपनी भेड़ों को बैठा देता था। ये भेड़ें रात भर उसी खेत में रहकर मूतती तथा लेड़ी करती रहती, जिससे खेत उपजाऊ हो जाती थी। इस प्रक्रिया में लेहड़ बैठाना कहते थे। पताड़ी जब भी बोई जाती थी, एक उत्सव सा माहौल हो जाता था। दलित बस्ती के अपने अपने सभी पट्टीदार उसमें सहयोग देते थे। बोवनी समाप्त होने पर सभी हिस्सेदारों की उपभोज दिया जाता था। उपभोज की दावत शादी विवाह जैसी होती थी। उपभोज के पीछे मान्यता यह थी कि गन्ना जीवनदायी फसल है, इसलिए उसकी बोबाई का दिन त्योहार जैसे होता था। बोबाई के बाद गन्ने के खेतों में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, किंतु सिंचाई के साधन बहुत कम थे। गांव में एक कुएं में एक पंडित का रहट अभी नया नया लगा था। रहट के एक बैलगाड़ी के पहिए के बराबर बड़ी सी घिर्री होती थी, जिस पर से गुजर तो ही 50 डब्बे नुमा छोटी छोटी बाल्टियां कुएं के पानी में लटकी होती थी। इस मशीन के 2 बैलों की जोड़ी के माध्यम से गन्ना की पराई करने वाली कल जो मशीन की तरह चलाया जाता था। इस तरह रहट के चलते 2 बाल्टियों का पानी लगातार कुएं से बाहर नाली में गिरकर खेतों में चला जाता था। पंडित रहट किराए पर चलाते थे। सिंचाई की व्यवस्था के कारण हमारे घर वालों की बारी रात के समय आती थी, अर्थात गन्ने की सिंचाई के लिए रात भर रहट हाँकना था। वहां रात भर लालटेन जलाकर रखना था, किंतु मिट्टी का तेल समाप्त हो जाता था। रात के समय मुझे टंडवा गांव की एक दुकान से मिट्टी का तेल लाने के लिए भेजा जाता था। मैं गोछे में आधा से जी बांध कर तेल लेने चल पड़ा। ऐसे किसी भी काम के लिए घर वाले हमेशा रात के समय मुझे ही भेजा करते थे, जिसका एकमात्र कारण यह का अपशकुन होने के कारण मेरा चाहे जो भी अनिष्ट हो जावे, किंतु घर के किसी अन्य व्यक्ति का कुछ न बिगड़े। यहाँ तक कि घर का कोई आदमी बहरहालगंज बाजार गए आदमी को जोर से चिल्लाकर पुकारने को कहा जाता तो मुरधैया के सन्नाटे में लगाई गई मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती, जिसे सुनकर बाजार से लौटता हुआ आदमी मेरी ही तरह चिल्ला कर कहता आवत हूँ। मैं उन्हें लेकर घर वापस आ जाता, किंतु जब कभी भी
कभी मैं वहाँ कहीं से रात होने पर लौटता घर से किसी को वैसी हाँक लगाने के लिए नहीं भेजा जाता। रहट वाले दिन मैं तेल लेने उसी दूरधैया से होते हुए टहवा चला गया। जाते समय जरा भी नहीं डरा, किंतु लौटते समय चारों तरफ सोता पड़ गया था और जंगली रास्ते से गुजरते हुए मुर्दैया का एक डरावनी लगने लगी। रात उजाली थी क्योंकि चांद मुर्दैया के ठीक ऊपर जगमगा रहा था। कुछ दूर पीपल के पेड़ पर बैठा एक गिद्ध फड़फड़ा उठा और मैं काल्पनिक भूत की आशंका का शिकार हो गया। मैंने देखा कि ठीक मुर्दैया के बीच एक काला व्यक्ति निर्वस्त्र बैठा हुआ है, लाठी के बराबर की ऊंचाई पर आसमान से मेरी तरफ चलता दिखाई दे रहा है। मैं जब खड़ा हो जाता तो वह आकृति आसमान में ही रुक जाती थी और जब चलने लगता तो वह आकृति मेरी तरफ आने लगती। मैं डर कर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक हाथ में मिट्टी के तेल वाली बोतल था, दूसरे हाथ में लाठी को मजबूती से पकड़े हुए नटनिया की झोपड़ी की तरफ भागा। जब मैं भाग रहा था तो मेरे उड़ते कदम जोरदार धूल का झोंका भी उड़ने लगे थे। लगता था जैसे जैसे हाफता मैं रहट के पास पहुंचा। मैंने इस घटना का उल्लेख किसी को नहीं किया, किंतु सुबह होने पर चमनिया माई को धार पौजौरा चढ़ाए। इस उड़ते हुए भूत के प्रकरण के दौरान मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की, यदि मिट्टी का तेल वाली बोतल गिरकर टूट गई तो घर पर मेरी बहुत दुर्गति होगी। जाहिर है यह भूता प्रकरण तत्कालीन भय गिरंती से उत्पन्न मेरा मतिभ्रम था। 1 मिनट बच्चों। इन्हीं दिनों पिताजी के भाइयों में दूसरे नंबर वाले भंडारी चाचा कलकत्ता की एक जूट मिल से रिटायर होकर घर वापस आए। उन्हें रिटायरमेंट के बाद कुल जमा राशि 1760 वही 1760 रुपए मिली थी। सभी लोग डाकुओं के डर से आतंकित थे तथा मुन्ना चाचा जो घर के मालिक थे इन रुपयों को डाकू चोर के भय से एक कपड़े में बांटकर रोज उसी भैंसुर में पड़ी चारपाई पर मेरी पीठ के नीचे रख देते थे। मैं इन्हीं नोटों पर हफ्तों सोया करता था। सुबह होते ही मुन्ना चाचा रुपयों को उठा ले जाते थे। बाद में एक बड़ा सा आम का पेड़ खरीदा गया जिसकी लकड़ी से पुराने घर को फिर से नया बनाया गया। उस समय 8-10 आदमियों का एक ग्रुप लकड़ चिरवा कहलाता था। मेरे घर के रजई भैया लकड़ चिरवा थे। लकड़ चिरवा बहुत कम लोग होते थे क्योंकि उन दिनों किसी हरे पेड़ को काटना महापाप समझा जाता था। लकड़ चिरवा ग्रुप स्वयं कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। उसके लिए 10-20 गांव में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता जो 5 रुपए लेकर किसी बिके हुए पेड़ की जड़ को 5 टांगे मारकर काटता। इसके बाद लकड़ चिरवा ग्रुप का उस पेड़ को काट कर गिरा देता था। इस 5 टांगा मारने वाला व्यक्ति को आम लोग बहुत बुरा समझते थे। हमारे पूरे इलाके में बेलाकोट नामक गांव में ऐसा सिर्फ एक व्यक्ति था जो घूम घूम कर टांगा मारा करता था। उसकी जीविका का वही साधन था। पेड़ों की रक्षा के प्रति हमारे इलाके के ग्रामीण जीवन की यह अनोखी संवेदनशीलता थी। किसी भी हरे पेड़ को काटने के बाद जब गांव की महिला बहुत दुखित हो जाती थी, विशेष रूप से मेरी बुढ़िया दादी बार बार ऐसे पेड़ों का जिक्र करती रहती। वे अक्सर कहती थी कि पेड़ काटने से आसमान उदास लगने लगता है। सन 1961 का साल जाते जाते हमारे गांव को झकझोर गया। हुआ यह कि मैं दिसंबर के महीने में कोल्हाड़ यानी घर के सामने जहां गन्ना पेरने वाली कल गड़ी हुई थी मशीन गड़ी हुई थी उससे नधे दोनों बैलों को हाँक रहा था क्योंकि गन्ने की पेराई चल रही थी। पास ही में चूल्हे पर गुड़ पकाने के लिए कढ़ा भी चढ़ा हुआ था। अचानक दोनों बैल बाव कर आधा गुड़ हल कर चूल्हे पर गिर पड़ा और शीघ्र ही बस्ती वाले भुड़ोल भुड़ोल कहकर चिल्लाने लगे। गांव की अनेक झोपड़ियां गिर गईं, दीवार भी फट गई, किंतु किसी की जान नहीं गई। सन 1906 में इटली में आए भीषण भूकंप के दौरान खंडरों की देखकर वहां उपस्थित रूस के महान लेखक गोको ने ठीक ही कहा था कि ऐसा लगता था कि मानव मृत पाषाण जीवित होकर प्रकृति पर मानव की विजय के विरुद्ध उसमें बदला रहे। रोमीस यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आ रहा था। इसलिए
ये सारी बात बताई जा रही थी। सन 1962 के आते ही स्कूल तथा सभी ग्रामीण लागों की छठा बदलने लगी थी। कारण था कि देश का तीसरा आम चुनाव जो फरवरी में होने वाला था, उन दिनों पार्टियों के नेता जनसभाओं पर विशेष जोर न देकर गांव-गांव घूमकर चुनाव प्रचार करते थे, जिसके कारण गांव में बड़ा गर्मजोशी का माहौल बन जाता था। इसी माहौल में पहला सामना हुआ बनारस के विख्यात साधु स्वामी करपात्री जी से, जो हमारे स्कूल पधारे थे। हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरदास ने पहले ही सूचना दे दी कि स्वामी जी अमुक दिन आने वाले हैं, इस दिन आने वाले हैं। स्वामी जी के बारे में अध्यापक लोग कहते कि दोनों करो यानी हाथों के जितना भोजन अटता है उतना ही वे खाते हैं, इसलिए उनके करपात्री कहा जाता। इस तथ्य को जानकर हम सभी बहुत अचंभित थे। उनके आने से पहले हमें स्कूल के पीछे पोखरा के किनारे आम के पेड़ों को नीचे बैठाया गया था। श्री बाबा हरिहरदास ने हमें श्वेत वस्त्रधारी रहते थे। गेरुआधारी स्वामी करपात्री जी को अपने मंदिर से लेकर सभा स्थल पर पहुंचे। तत्काल अध्यापकों के आदेशानुसार हम सभी छात्रों ने साष्टांग लेकर दूर से ही उनको प्रणाम किया। उस समय हम सभी स्वामी करपात्री जी के दर्शन से भाव विभोर हो गए थे। वे बिना किसी प्रस्तावना के गाने लगे, श्री राम जय जय राम। हम सभी छात्र तथा अध्यापक पूरे घंटे तक इस जाप को दोहराते रहे। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं बोले। बाद में बाबा हरिहरदास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में रामराज लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि उनकी पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। इस पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, किंतु स्वामी करपात्री जी से इस बात के लिए बहुत प्रभावित था कि दोनों हाथों में जितना अटता है उतना ही वे खाते हैं। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन मुझे पहली बार 1968 में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक रामराज्य और मार्क्सवाद से पता चला कि स्वामी करपात्री जी ने 1957 में मार्क्सवाद और राम राज्य नाम की एक भरी भरकम पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी अनेक कुरीतियों का समर्थन किया था। इसके अलावा उन्होंने कम्युनिस्ट का विरोध तो किया ही था, इतना ही नहीं, स्वामी करपात्री जी ने काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश का जबरदस्त विरोध किया था, जिसके चलते वे जेल भी गए। इससे पहले स्वामी जी ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1951 में प्रस्तुत हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के नहीं समझते, किंतु उन्हें संस्कृत नहीं आती। स्मरण रहे कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के माध्यम से भारत की समस्त महिलाओं को और पुरुषों के समान अधिकार दिलाने चाहते, किंतु हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू ने बिल को वापस ले लिया था। इसके विरोध में डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो योगदान वे भारतीय संविधान लिखकर नहीं कर पाए थे, उसे वे हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। इन तमाम जानकारियों के बाद स्वामी करपात्री जी के प्रति 7वें दर्जे में पढ़ते हुए जो आघात श्रद्धा जागी थी, वही काया चकनाचूर हो गई। स्वामी करपात्री जी के बाद जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार ने, जो रानीपुर इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, हमारे स्कूल में एक सभा की। वे बार बार राणा प्रताप तथा रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान करते थे, भाषण देने लगे। हम उनकी बातें बड़ी उबाऊ सी लगती थी। स्कूल के बड़े छात्रों का कहना था कि जनसंघ अमीरों की पार्टी है। हमारे क्षेत्र में जनसंघ के बारे में लड़के एक रोचक नारा लगाते थे। चूंकि जनसंघ का चुनाव चिन्ह का दिया बाती है, इसलिए लड़कों का नारा था, इस दिए में तेल नहीं, चुनाव जीतना खेल नहीं। वास्तव में इस नारे को हमारे क्षेत्र में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय बनाया था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का काफी जोर था। एक बार फिर वही कार्य करता हमारे गांव और पिछले चुनाव की तरह हमारे घर के सामने वाली दीवार पर हसिया वाली का चिन्ह गेरू से बना दिया। उसकी मंडली ने एक क्रांतिकारी गाना गाया जो इस प्रकार था, ललका झंडा मोटका झंडा कब उठैवा बदलू, जमींदार लुटरेवा कब भगड़ैवा बलमू, ललका झंडा मोटका डंडा कब उठैवा बलमू। कहरवा धुन वाला यह गाना मेरे दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। इस गाने को फैजाबाद जिले के राज बाबली यादव नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट
लोक गायक ने लिखा था, मैं स्कूल से वापस आने के बाद बस्ती में अन्य बच्चों के साथ खलियान में चला जाता। हम मैदानों के कूड़ेदान में पड़े लोहे के टूटे गगरे को उठा लाते थे, उस पर नगाड़े की तरह लकड़ी से बजा बजा कर लकड़ा झंडा मोटका डंडा वाला गाना शुरू कर देते थे। हम घंटों तक इसे गाते रहते और हमारे इर्द गिर्द बड़े लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। हम गोरू चराते समय भी कभी मुरदैया पर होते तो हमारी इस लकड़ ध्वनि पर नटनिया नाच नाच कर पागल सी लगने लगती थी। रहा चलते कल्पना में मैं ललका झंडा मोटका डंडा लिए लोगों का हुजूम देखता था। इसी हुजूम में स्वयं को ढूंढता। उत्तर पिछले चुनाव का ही तरह रात में ब्राह्मण हमारे घर आते, कौड़ा तापते तथा गांजा पीते थे, चुनाव चर्चा करते। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। इस दौरान हमारी दलित बस्ती में एक विवाह समारोह के अवसर पर टुंटवा का नाच आया। टुंटवा की बेटी हमारे गांव में ब्याही गई थी। वे जन्म से ही एक हाथ की टूटी थी। टूटे हाथ में पंजा नहीं था तथा पूरी बांह बड़ी पतली थी, इसलिए उसे टुंटवा के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत हाजिर जवाब स्वांग थे। उन्होंने एक नाम नाच मंडली खोल ली थी, जिसमें टुटवा के नाच के रूप में बहुत ख्याति मिली थी। वे अपने पेट पर ढेर सारा कपड़ा बांधकर मोटी टोन बना लेते और फटी हुई कोट पहनकर सिर पर हैट लगाकर अंग्रेज बन जाते थे। अपने लूले हाथ को दूसरे हाथ में मुट्ठी के नीचे ऊपर करते हुए वे मंच पर एक नेता का अभिनय करते हुए गाने लगते, हमें देता वोट भैया, हमें देता वोट, दौरत दौरत फाटी गईली है कोट भैया, हमें दे दा वोट, लैला 10 रुपया के नोट भैया, हमें दे दा वोट, बोलत बोलत सुखी गईले है होट भैया, हमें दे दा वोट। टुटवा के इस व्यंग्य ने हमारे पूरे क्षेत्र में धूम मचा दिया था। हम लोग इस गाने को भी गगरे की लक्कड़ ध्वनि पर खूब गाते थे और अपना मनोरंजन करते थे। टुटवा भी एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यंग्य शैली हरिशंकर परसाई जैसी थी। उनकी मुख से निकले हुए स्वतःस्फूर्त डायलॉग श्रोताओं के मस्तिष्क में हिलती हुई लकीर जैसा कंपन पैदा कर देते थे। उनके पास अपने संदेश को संचरित करने की अद्भुत शैली थी। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पूर्व नियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं रखते थे। चूंकि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए मंच पर आते ही सामाजिक यथार्थ को देखते हुए उनकी वाणी प्रस्फुट हो जाती थी। शीघ्र श्रोता उनके स्वर में अपने स्वर मिलाने लगते। टुटवा की याद आने पर याद आता था कि गौतम बुद्ध का समकालीन वह व्यक्ति जिसका नाम था लालपुट नाटकार की एक बृहद नाटक मंडली थी, जिसे लेकर वह गांव गांव घूम घूम कर नाटक दिखाया करता, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वह अपनी मंडली के साथ श्रीवास्तव पहुंचा और बुद्ध का उपदेश सुना, जिसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। चुनाव के दौरान एक अन्य दलित लोक गायक सुखई भी हमारे गाँव आई। सुखई की बहन हमारे गाँव की रामवली नामक खेत मजदूर से ब्याही गई थी। सुखई किस्सा गायकी का महान अभिनेता थी। वे रानी सोरांग, छप्पन छुरी सवारू, लौरिक जैसे लोकप्रिय पात्रों से संबंध प्रचलित लंबी लंबी कहानियों को गा गा कर सुनाते थे। किस्सा गायन में समय से पर वार्तालाप शैली का भी समावेश होता रहता था। सुखई अपने आप में एक बृहद मंडली थी। नाच मंडली में तो अनेक कलाकार होते थे, किंतु किस्सा गायकी में सुखई अकेले होते थे। फिर भी किस्सा समाप्त होते होते वे दर्जनों पात्रों की भूमिका निभा चुके थे। सुखई की अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी याददाश्त में जोर थी। किसी भी एक कहानी में वे घंटों गाते रहते तो श्रोता मंत्रमुग्ध अविरल शांत मुद्रा में खड़े आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी तरफ देखते रहते। उनकी किस्सा गोई की अक्सर रात में खाना पीना समाप्त होने के बाद शुरू होती थी और सुबह मुर्गों के बोलने तक जारी रहती। उन्हें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। वे अपनी इस कला में किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे हमेशा खड़े होकर अपने कानों में उंगली डालकर तेज स्वर में गा गा कर किस्सा सुनाने लगते थे। ऐसी ही गतिविधियों के बीच 1962 का आम चुनाव संपन्न हुआ। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का
लगा हुआ था। सुबह से शाम तक का चुनाव की सारी प्रक्रिया में मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता के साथ माँ के साथ वापस घर आ रहा था तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दे दिया। रामराज का मतलब स्वामी करपात्री जी को राम राज्य परिषद नामक पार्टी से था। यद्यपि मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु मेरे स्वाभाविक झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। विशेष तौर पर ललका झंडा मोटका डंडा वाले अमिट प्रभाव के चलते मुझे पिताजी के 2 रुपए वाले प्रकरण से बहुत गिलानी हुई, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाया। आम चुनाव के शीघ्र बाद होली का त्योहार आया। इस अवसर पर हमारी दलित बस्ती के ब्राह्मण की एक बार फिर ठन गई। हुआ यह कि हमारी चमरोटी और जाता था। यह कार्य होलिका दहन में 1.25 महीना पूर्व बसंत पंचमी के दिन संपन्न होता था। इसके बाद रोज ब्राह्मण इधर उधर पड़ी लकड़ियों तथा झाड़ झंकार उठाकर उस गड्ढे रेड़ पर इर्द गिर्द रख देते थे। इस प्रक्रिया से होलिका के दिन जलाने के लिए लकड़ियों का बड़ा ढेर तैयार हो जाता था। किंतु उस होली में होलिका दहन से दहन के पूर्व कुछ दलितों की झोपड़ियां उठाकर ब्राह्मणों ने होलिका में डाल दी। एक अंधविश्वास के कारण होलिका में डाल दी गई, किंतु वापस उठाकर नहीं लाया जा सकता था। ब्राह्मणों के इस करतूत ने दलित बस्ती में हाहाकार मचा गया। इस बार दलितों ने मिलकर तय किया कि ये त्योहार के बाद वाली सुबह रात का बचा कुचा खाना ब्राह्मणों के घर मांगने नहीं जाएंगे। स्मरण रहे कि हमारे गांव में यह सदियों अपने अपने जमींदारों के घर से बचा हुआ खाना लाती थी, जिस पर घर के बच्चे टूट पड़ते, क्योंकि ऐसे भोजन स्वादिष्ट हुआ करते। सन 1962 में होली के अवसर पर इस तनातनी के कारण दलित ब्राह्मणों के घर से खाना नहीं लाए। मेरी माँ भी हर त्योहार के बाद सुदेश्वर पांडे के घर से खाना लाया करती थी, किंतु इस होली में खाना न लाए जाने से दलित बच्चे बहुत निराश हुए थे। संभवतः कुछ निराशा मुझे भी हुई थी। इस संदर्भ में एक खास बात यह थी कि बसंत पंचमी के दिन होलिका गढ़ते ही वनभोटी तथा चमरोटी दोनों ही होली संगीत समारोह शुरू हो जाते थे, जो बड़ी देर तक चलते रहते थे। दलित बस्ती का संगीत समारोह पारंपरिक रूप से हमारे घर आयोजन होता था। ब्राह्मण से तनातनी के कारण दलित बस्ती की होली काफी रोचक हो गई थी। एक तरह से होड़ मची थी कि वनभोटी और चमरोटी में किसकी होली बेहतर ढंग से मनाई जाती। मेरे पिताजी का एक मनचाहा होली का गाना था, जिसे वे नहाते धोते हर समय जोर जोर से गाने लगते थे। वह गाना था, कवन वन राम लिए बनवास, कवन वन राम लिए बनवास, सुकल ताल हिलोरन लागे, ठूटी ठूटी डरिया में निकरेला गासा, कवन वन राम लिए बनवास। इस तरह से ये गाना होता है। क्योंकि हमारे गांव के पूर्व में मुरधैया का जंगल तथा पश्चिम में तामीज तालाब था, इसलिए पिताजी गाते ही एक अजीबोगरीब दृश्य प्रस्तुत हो जाता था। बसंत पश्चिमी के आते ही जंगल के सूखे पत्ते झड़ जाने के बाद अत्यंत कोमल अरुणिमा लिए डाली डाली पर घासें फूटने लगते थे तथा आसमान में बादलों के आते ही त्रिकोण आकृति में उड़ते हुए बगुलों का झुंड ताल की ओर मुड़ने लगता था। बंसु पांडे अक्सर इन बगुलों पर अपनी बंदूक चला देते थे, जिससे उनकी पेंसिलें बिखर जाती थी, जिससे उनकी पंक्तियां बिखर जाती थी और बंसु पांडे बगुला मार कर खा जाते थे। दलित बस्ती की मजदूरी ने बंसु को बगुला मारने पर अक्सर गालियां देते हुए कहती थी कि दलित कभी बगुलों को मारकर नहीं खाते थे। पिछले अकाल की भुखमरी में भी किसी दलित ने बगुलों को कभी नहीं मारा। एक खास बात यह थी कि नए नए घासों के निकलते ही मुरधैयों के जंगल में वे सारे पक्षी कलरव करने लगे थे, जिनका वर्णन युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया था। उस होली की तनातनी में ऐसा लगता था कि मानो बवनौटी के पास पोखरे में स्थित घने पेड़ों पर बसेरा बनाए पक्षी कुछ अन्य राग अपना अलापते हैं तथा दलित बस्ती के पास मुरधैया के पक्ष में उनसे भिन्न कोई दूसरा राग। ऐसे माहौल में होली आई। एक परंपरा के अनुसार गांव के जब भी होली जलती थी, खूब तेज दौड़ने वाले युवक होली के आगे बीड़ जलाकर दौड़ते हुए गांव की सीमा के बाहर किसी अन्य गांव की सीमा में फेंक देते। बीड़ जलाकर दौड़ने वाले 2 दलित भी शामिल होते थे। बीड़ रेड़ के पेड़ में बनाई जाती थी। रेड़ काट कर उसकी पुरानी पुनगी पर कपड़ा बांधकर मिट्टी के तेल में डुबो दिया जाता था, जिसे बीड़ कहते थे। हमारी बस्ती में दलित युवक भी बीड़ जलाने जब
पहुंचे तो ऐसा लगता था कि ब्राह्मण से मारपीट शुरू हो जाएगी। इसकी आशंका पहले से ही थी, इसलिए दलित महिलाएं गाय बैलों की तलवार नुमा पसरियां लेकर तैयार बैठी थी। संयोगवश होलिका दहन के समय किसी ब्राह्मण ने कोई विरोध नहीं किया। ब्राह्मण के साथ दलित ने भी बीड़ जलाया और वे भद्दे भद्दे होली के कबीर गाते हुए गांव की सीमा का पारसूपुर की सीमा तक पहुंच गए। हैरत की बात यह थी कि पारसूपुर वाले हमारे गांव की तनातनी के चलते स्वयं लाठियां लेकर सीमा पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी सीमा में बीड़ फेंकने का विरोध शुरू कर दिया। दूसरे की सीमा में बीड़ फेंकना अपशकुन समझा जाता था। बड़ी मुश्किल से दोनों गांव के बीच लड़ाई होते होते बची। उस होली में रात भर हमारे घर गाड़ी चलती रही। दोनों चाचाओं की बेटी बड़ी संख्या में शिवनारायण पंथी चेले इकट्ठा हुए थे। रात भर गाना बजाना चला था। इस दौरान जेरी चाचा की बहुत याद आती थी, विशेष रूप से गायन के बीच उनका जोर से डांटना। इन गतिविधियों के बीच पिताजी कबन बन राम लिए बनवासा बार बार दोहराने लगते, जिसके बाद मटिया गांव में आए दुक्कू के ढोलक की आवाज दमक उठती थी। दूसरे दिन दोपहर तक रंगबाजी होती रही तथा उसके बाद एक बड़े ही दे में भांग तैयार की गई। इस बीच बरहलगंज वाला बंकिया डोम अपना सिंघा बजाता हुआ फिर आ धमका। वह बार बार कहता कि चौधरी साहब नहीं है तो क्या हुआ, सिंघा का सिंगार तेज होती रही। उस तनी वाली होली में बंकी डोम ने जान डाल दी। इतना ही नहीं, उसने बमनौटी का सारा नजारा अपने सिंगे की फूंक से उड़ा डाला। इसी दौरान गांव की जोगी बाबा एक बार फिर अपना चिमटा बजाते हुए हमारे घर के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे बम बम बोले हुए खड़े हो गए। मुन्ना चाचा के मुंह से निकल गया, भांग पीला बाबा। इसके बाद जोगी बाबा शुरू हो गए, जैसन कहित बाड़ा भांग वैसन बबनी खिचले टांग, बड़सतिया सहबाराम बड़सतिया बड़सतिया सहबाराम। जोगी बाबा के जुमले के साथ तनी वाली वह होली गुजर गई। इसके कुछ दिन बाद 8वीं के इम्तिहान हुआ और मैं कक्षा में प्रथम आया। सन 1962 वाले गर्मी के दिन थे। उस समय एक मिनट बच्चे सन 1962 वाले गर्मी के दिन थे। उस समय 8वें दर्जे में कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यकता गर्मी के दिन उस समय 8वें दर्जे की कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यक हुआ करती थी। साथ में हर छात्र को स्कूल के पास मैदान में क्यारी बनाकर साग सब्जी फूल आदि तरह तरह की फसलें उगानी पड़ती थी। गर्मी की छुट्टियां आने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों को देख रेख के लिए मेरी ड्यूटी पक्की कर दी। साथ में 4 अन्य लड़के होते थे। बारी बारी से इन लड़कों की ड्यूटी बदलती रहती थी। हम लोग रात में भी स्कूल पर जाते और वहीं पर सो जाते। इस तरह स्कूल कृषि की रक्षा करते रहते। इस कार्य में हमें बुरा नहीं लगता था। एक दिन इस तरह की रखवाली करते हुए हम लोग हो रहा भूनने के लिए किसी के खेत में चना उखाड़ लाया। रात के समय था। स्कूल की एक झोपड़ी थी जिसमें गन्ने की पत्ती जलाकर हो रहा भूना जा रहा था। अचानक एक लुती चितकर ऊपर झोपड़ी में चिपक गई। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में आग लग गई। यकायक हमारी हालत खराब हो गई। संयोगवश सब्जियों और फूलों की क्यारियों के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। हम जल्दी जल्दी वहां से घड़े में भर भर का पानी लाकर आग बुझाने में सफल रहे। हम बुरी तरह से डरे हुए थे कि प्रधानाध्यापक साहब क्या कहेंगे। मैंने डरते डरते सारी बात बता दी। होरा की बात सुनकर वे हंस पड़े। बाद में इस दो होरा का किस्सा स्वयं औरों को भी सुनाते रहे। फिर हम लोगों ने गन्ने की नई पत्तियां तथा हट्टा लाकर बकेल की रस्सी से बांधकर झोपड़ी के जले हुए हिस्से को ठीक कर दिया। बकेल पलाश की जड़ को कहते हैं, जिसे लोहे के निहारे पर रखकर हथौड़े से कूच कर पिघला कर दिया जाता था। इसके बाद उसका आकार पटुआ जैसा हो जाता जिससे रस्सी बना दी जाती थी। गांव में अनेक शादियां होने वाली थी। हमारी 2 चचेरी बहनों की भी बारात आने वाली थी। उन दोनों हमारे गांव के ब्राह्मण की शादियों में एक शास्त्रार्थ की परंपरा थी कि शादी के दूसरे दिन बारातियों द्वारा मजलिस सजाई जाती थी। यह कार्य अक्सर दोपहर के बाद संपन्न होता था। मजलिस के दौरान घराती बाराती आपस में तरह तरह के सवाल जवाब करते थे। इन सवालों में धार्मिक सवाल ज्यादातर होते थे क्योंकि 8वां दर्जा पास होते होते गांव में
में काफ़ी चर्चित हो चुका था, इसलिए दलित बस्ती के लोग कहने लगे कि अब गाँव में बारात आने पर ब्राह्मणों की ही तरह दलित का भी शास्त्रार्थ करना चाहिए। दलित बस्ती में यह एक नई परंपरा स्थापित होने वाली थी, जिसके प्रमुख कारण था उस वर्ष वाली तनावपूर्ण होली। हमारी बस्ती के लोग यह दिखाना चाहते थे कि ब्राह्मण से किसी मायने में कम नहीं। कमरवा कमथरी नामक गांव से हमारे घर बारात आई। मेरे गुस्सैल नगर चाचा की बेटी किस्मतिया की शादी थी। उन दिनों दलितों के विवाह समारोह के अवसर पर पारबाना, बनेठी, गदा, मुकद्दरबाजी, फिरी कलैया तथा कुश्ती आदि जैसी देशी कलाओं का भी काफी प्रचलन था। विवाह के दूसरे दिन दोपहर को उक्त सारी कलाओं का खूब प्रदर्शन हुआ, जिसमें घराती बाराती सभी शामिल हुए। इन्हें देखने के लिए आसपास के अनेक गांवों के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद महफिल सजाई गई, जिसे मजलिस कहा जाता था। वैसे तो फारसी भाषा में मजलिस का मतलब पार्लियामेंट होता था। सच माने तो बारात के साथ जो मजलिस सजाई गई थी, वे सचमुच में अपने अर्थ को ही अनुरूप थी। गांव के दलितों की मांग पर मुझे कहा गया कि बारातियों से शास्त्रार्थ करूं। इस तरह मैं मजलिसों के लोग एक बड़ी बारात में काजू किशमिश गरीब मुनक्का आदि लेकर प्रसाद की तरह उपस्थित लोगों को बांटते थे। साथ में सिगरेट बीड़ी पान की का भी वितरण होता था। तेज गर्मी के कारण गुलाब जल से भरी पिचकारियां लोगों के चेहरों पर चलाई जाती थी। उन दिनों गांव के बिजली का नामो निशान नहीं था, इसलिए करीब 4 फीट की गोलाई में कपड़े से बना झालरनुमा बेना, जिसे लाठी में पिरोकर एक ताकतवर आदमी दाएं बाएं हिलाता हाँ था, तेज हवा का झोंका चल पड़ता था। ये मजलिसें मध्य युग के सुल्तानों के दरबारों जैसी लगती थी। ऐसे ही वातावरण मुझे घर गांव वाले उकसाने लगे ताकि शास्त्रार्थ शुरू हो जाए। शर्म के मारे मेरा हाल बेहाल था। नगद चाचा बार बार कहते, पूछ पूछ तो से केहू ना जीत पाई। ब्राह्मणों की बारात में पूछे जाने वाले धार्मिक प्रश्नों का मुझे अनुभव था, अतः कांपते कांपते मैंने हिम्मत जुटाई। चूंकि मैं वर्षों से शाम के समय बस्ती वालों की उपस्थिति में रामचरितमानस का पाठ किया करता था, इसलिए मैं इस ग्रंथ का पूरा वृतांत मेरी जबान पर रहता था। उसी उस सजी हुई मजलिस में हकलाते हुए खड़ा होकर मैंने बारातियों से पूछा कि रामचरितमानस की पहली चौपाई में क्या है। मेरे इस सवाल पर मेरी मजलिस में सन्नाटा छा गया। काफी देर तक कोई उत्तर नहीं आया। सन्नाटा जारी था। इसी बीच गांव का फेरू काका ने जोर से चिल्लाकर कहा, बता दे बेटा बता दे। मैंने उत्साहवश गाकर सुनाया, बंदऊ गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग अम्य मुरिमय चूरन चारु समान सकल भव रूज परिवार। इस उत्तर के साथ ही वहां इकट्ठे इकट्ठे सैकड़ों घराती खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नगद चाचा बार बार कहते, और पूछ। मेरा भी विश्वास ऐसे ही बढ़ा कि मैंने एक के बाद एक रामचरितमानस के प्रश्नों की झड़ी लगा दी। इन प्रश्नों से मनु, शत्रुपा, तप, मारीच प्रकरण, सीता त्रिजटा संवाद, मेघनाद वध जैसे अनेक प्रश्न शामिल थे। बारातियों की ओर से कोई उत्तर नहीं आ पाया। घरातियों के धम का ठिकाना नहीं था। इस विजय के धम का कारण गांव का पहलवान एक बार पुनः बाना बनेठी भाजने लगा, जिसके कारण घरातियां बारातियों के बीच काफी तनाव बढ़ गया। किसी तरह मामला शांत हुआ। इस प्रथम शास्त्रार्थ की विजय के बाद दूर दूर स्थित दलित बस्तियों में विवाह के अवसर पर शास्त्रार्थ के लिए मेरी मांग बढ़ने लगी। 8वां दर्जा पास करने ते ही यह मेरी एक विचित्र उपलब्धि थी। मैं मजलिसों में शास्त्रार्थ के लिए काफी मशहूर हो गया था। जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला तो 9वीं कक्षा का नजारा ही कुछ और था। मैं काफी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय था। मेरी रुचि इस विषय में इतनी बढ़ गई कि मैं किसी भी प्रमेय को हल कर लेता। इस प्रमेय में सबसे प्रमुख थी पाइथागोरस की प्रमेय, जिसे पूरे स्कूल में सिर्फ मैं हल कर पाता था। लेजर के दौरान पहले की तरह ही मैं मैदान में बैठ जाता और अनेक लड़के मुझे घेर कर बैठ जाते और मैं जमीन पर कपड़े से लेकर उन्हें प्रमेय हल करना सिखाता। 9वीं कक्षा में मुझे रेखागणित सबसे अधिक प्रिय लगती थी। इस बीच न जाने क्या मेरी कक्षा में कुछ छात्र मुझसे बहुत चिढ़ने लगे, जिनमें एक ही थे हीरालाल बेर, लोहार जाति के, किंतु अकारण वे मुझसे चमड़ा चमड़ा कहकर बुलाते थे तथा बात बात पर गालियां देने लगते। हीरालाल की एक विशेषता थी कि वे फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। उनका इस कला का सभी लोग सराहना करते थे। मैं भी उनका बड़ा प्रशंसक था, किंतु वे मुझे जमजात दुश्मन समझने लगे। वे हमेशा कुछ क्षत्रिय छात्रों के साथ रहते और
जाति सूचक गाड़ियों का इस्तेमाल करते। इन लोगों के चलते कक्षा में मेरे लिए बैठना मुश्किल हो गया था। इस दौरान 20 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। हमारे स्कूल के अध्यापक रोज युद्ध की बातें करते, देश प्रेम से संबंधित किस्से कहानियां सुनाते। प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रहा है। वे सुरक्षा कोष को सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते। ये अध्यापक लड़कों को लेकर गांव गांव घूमते और सुरक्षा कोष के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करते। कई जगहों पर औरतें सोने के छोटे मोटे गहने भी दिया करती थी। इकट्ठा की गई धनराशि तथा अन्य सामग्री विकास केंद्र जहानागंज में सौंपी जाती थी। मैं भी इन कार्यों का हिस्सा लेता था। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियां स्कूल तथा गांव में फैली हुई थी। नगर चाचा का बेटा कुद्दन न जाने कहां से सुनकर आया था। ये कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने के दावत देती, या फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती। ऐसी ऐसी कहानियां सुनकर मैं चीन से बहुत घृणा करने लगा, नफरत करने लगा। धर्मदेव मिश्र बताते कि चीनी लोग छिपकली, गिरगिट, सांप आदि सब कुछ खा लेते। ऐसा सुनकर चीन से घृणा और बढ़ जाती। इस तरह हमारे गांव में चीन विरोधी लहर सी व्याप्त हो गई। लोग छुन छिन छिन वाले बोलते हुए चीनियों को नकल करके खूब हंसाते। मेरे मन में अमेरिका के प्रति भी घृणा का भाव उमड़ रहा था, क्योंकि हथियारों के लिए उसे सोना चाहिए था। यह बात मेरे लिए गले नहीं उतरती थी। उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त आए हुए थे। हम अपने सारे अध्यापकों के साथ उस सभा में गए थे। चंद्रभानु गुप्त मंच पर विराजमान थे। हजारों की भीड़ जमा थी। इस बीच मंच पर वही पुराने बिरहा उस्ताद जयश्री यादव अपनी मंडली लेकर आए थे। वे खड़े होकर लोहे की करताल बजाते हुए गाने लगे। दौरा दौरा भारत के किसनवा सिमनवा पर चोर अइले चीनवा, सुरक्षा कोच में दान देवे साथे के टिकौवा, मैथे का टिकौवा रामा मठे के टिकौवा, औरे दबे हाथ के करुणवा, सिमनवा पर चोर अइले चीनवा। इसी धुन पर वे अपनी बिरहा के माध्यम से एक विवाहिता युवती के सारे आभूषण सुरक्षा कोच में समेकित करा देते। इस बिरहा का तत्काल प्रभाव यह पड़ा कि अनेक औरतों ने अपनी अंगूठी मुंडरी उतार कर सौंपने लगी। मैं भी मंत्रमुग्ध इस बिरहा को सुनता रहा। बड़ा रोमांच था। उस समय ऐसा लगता था यदि कोई चीनी मिल जाए तो उसकी बोटी बोटी कर दी जाए। इस युद्ध के दौरान जयश्री यादव हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत मशहूर हो गए। वे जगह जगह आयोजित सभाओं में इस बिरहा को गा गा कर देश भावना जगाते रहते। बुद्ध की चर्चाओं से हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। युद्ध बंद होते ही कड़ाके का जाड़ा पड़ने लगा। भंडारी चाचा जब कलकत्ता से रिटायर होकर आए तो मेरे लिए वही एक पाजामा लेते आए थे, क्यों मैं शर्म के मारे उसे नहीं पहनता था। 9वीं कक्षा में बहुत सारे लड़के पाजामा पहनकर आते थे। एक दिन मैंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पाजामा पहनकर स्कूल चला गया। शर्म के मारे पाजामा को ऊपर खौस लिया था ताकि वे धोती की तरह लगे। पहले दिन एक बार कक्षा में बैठा तो दिन भर बैठा ही रहा। शर्म के मारे उठा ही नहीं। बड़ी तेजी से पेशाब लगी थी, किंतु अपनी दर से हटा नहीं। शाम की छुट्टी होने के बाद सबसे बाद में कक्षा से निकल पहले पास वाले अरहर के खेतों में गया। वापस आने पर बड़ी राहत मिली। पाजामा पहने देखकर गांव के ब्राह्मण कहते, बाप के बाप न आवे पूछ शंख बजावे, किंतु कुछ जवाब नहीं दे पाता। ब्राह्मणों को यह भी कहते, अरे ईता अड़कुटवा जैसन लगता है। हमारे गांव के पास वाले गांव बुझी के रहने वाले दो सॉरी बच्चों 1 मिनट। गांव के भुजी के रहने वाले दो मुस्लिम भाई थे जो बड़ी सरसी नुमा एक मशीन लेकर गांव गांव घूमकर बैलों को अंडकोशों को कुचल कर बदिया करते थे। बैलों को बदिया करने का तरीका बड़ा निर्दयी होता था। बैलों को पटक कर 8-10 आदमी बांस की काड़ियों में उसे पिक की तरह दबाते रहते थे और इस तरह से अन्न कुटवा से उसे बदिया कर देते थे। वे भी मेरी तरह पजामा ऊपर खौस उटंग करके आते जाते रहते थे। यूं कहे कि मैं उनकी तरह पजामा खोस कर चलता था।
यही कारण थी गांव के ब्राह्मण मुझे अड़कुटका जैसे कहने लगे। धीरे धीरे स्कूल में अनेक छात्र मुझे अड़कुटवा कहने लगे और उधर मेरी दलित बस्ती में लोगों ने भी पजामे लगभग आधा दर्जन पर्यायवाची शब्द बना डाला जिनका उल्लेख करना संभवतः भाषा का अवमानन होगा। इसी बीच एक दिन मैंने स्कूल के बरामदे में खड़ी एक साइकिल के हैंडल को छू लिया। यह साइकिल बुझी गांव के रणबीर सिंह की थी। पूरे स्कूल में वे ऐसे व्यक्ति थे जो साइकिल से आते जाते। मैंने ज्यों ही साइकिल को छुआ अचानक पीछे से मेरे सिर पर जोर का तमाचा लगा। मैं गिर गया। उठने से पहले मुझे सुनना पड़ा, चढ़ जामा पाहिए पाहे के तोहार दिमगवा खराब होई गयल। सरू कहीं के। ऐसे सुनाने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं रणवीर सिंह थे जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, जिन्हें मैं देख नहीं पाया था। यह घटना मेरे पजामे की पराकाष्ठा थी। अंततः इनके इसने मुझे पिटवा ही दिया। ये पजामा मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं कितना भी ऊपर खोस कर उसे धोती नुमा बनाता, वह उटंग होकर सही मायनों में मुझे अड़पुटवा की श्रेणी में ला ही देता। आखिर साला था दो पजामा ही। यहीं पर पार्ट 5 जो है खत्म हो जाता और हमने पार्ट 5 पढ़ लिया और जाना किस तरह से पार्ट 5 खत्म होता है और ये सारी कहानी इसी तरह से चलती रहेगी और हम जल्द ही इसका पार्ट 6 लेकर प्रस्तुत होंगे और आपके पास पार्ट 6 आ जाएगा। इसके 7 पार्ट हैं। अब हम पार्ट 5 हमारे पूरे हो गए हैं। तो चलिए अगली क्लास में अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। और